बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज गुल। एवरी ट्यूसडे 6 to 7 p.m. I do the live legal show where I take your phone calls and share immigration law and human rights। नाज़रीन, अगर आपको या आपके किसी अजीज़ को इमिग्रेशन से जुड़ा कोई मसला हो तो आप भी कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपका मैटर कोर्ट में पेंडिंग है या रिफ्यूज़ हो गया है या आपको कोई डिटेल एडवाइस चाहिए तो फिर मेरी आपको एडवाइस होगी कि बेटर होगा कि इधर कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमें ईमेल कर दें या आप फिज़िकली ऑफिस में आके किसी को मिलें, तो वो बेहतर होगा कि कम से कम आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द पेपर वर्क आई विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू गेट द प्रॉपर एडवाइस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये दिसंबर, आज 1 दिसंबर है और जो मेन आजकल इमिग्रेशन में इशू आ रहे हैं या डिस्कस हो रहा जो हॉट टॉपिक है वो ये है कि 31 और दिसंबर के बाद जो यूरोपियन यहाँ पे रह रहे हैं या यूरोपियन के डिपेंडेंट हैं या उनकी एक्सटेंडेड फैमिली है, उनके पास राइट्स क्या हैं, या स्पेशल ब्रेग्जिट के बाद जो यूरोपियन यहाँ पे आना चाहेंगे उनके पास क्या राइट्स होंगे। हम इनको दो फेस में करते हैं डिस्कस। नंबर एक तो ये है कि जो यूरोपियन नेशनल इस वक्त यूके के अंदर हैं या उनके डिपेंडेंट या उनके एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर, उनको सबसे पहले तो ये है कि उनको इमीडिएटली अगर नहीं हुए तो उनको प्री सेटलमेंट या सेटलमेंट एप्लीकेशन जिसमें वो फॉल करते हैं अप्लाई करनी चाहिए। नंबर टू, इसी तरीके से जो यूरोपियन यहाँ पे रह रहे हैं अगर वो अपने एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर को जिनको वो सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली फ़िज़िकली उनकी लुक आफ्टर कर रहे हैं और कोई भी अब्रॉड में बैठा है उनका उन पर डिपेंडेंट है, तो जो यूरोपियन अपनी फैमिली इमीडिएट और एक्सटेंडेड फैमिली को अगर स्पॉन्सर करना चाहें तो उनके पास जो टाइम है वो 31 दिसंबर तक है। उसके बाद जो भी एप्लीकेशन होगी वो दूसरे रूल्स के मुताबिक होगी। तो इसलिए जो लोग जो यूरोपियन या उनके डिपेंडेंट यहाँ पे हैं वो अपनी एप्लीकेशन करें और साथ ही साथ जो यूरोपियन अपने फैमिली को या अपनी एक्सटेंडेड फैमिली को विद इन यूके या आउट ऑफ द यूके वो स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं या अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनके लिए डेडलाइन है 31 दिसंबर। अब सेकंड फेज़ ये आता है कि अगर आप अप्लाई कर दोगे वीज़ा बाद में मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अप्लाई करते हो, रिफ्यूज़ होता है, उसकी राइट ऑफ अपील मिलेगा, कोर्ट में जाते हो, वीज़ा ग्रांट होता है, तो फिर भी जो आज के लॉ हैं उसके मुताबिक उनको उसी कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। अब सेकंड ये बात है कि जो लोग यहाँ पे यूरोपियन यहाँ पे रह रहे हैं और वो यहाँ पे पैते रहते हैं तो उनके पास टाइम है कि अगर उन्हें अपने आप को सेटलमेंट में या प्री सेटलमेंट में डालना होगा तो उनके पास टाइम होगा कि वो 30 जून तक यहाँ पे रहते हुए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोग कन्फ्यूज़ हैं कि 30 जून तक का कौन सा टाइम है, वो सिर्फ उन लोगों के लिए है अगर आप ऑलरेडी यूके के अंदर एंटर हो गए हो, either the European or the dependent of the European, then you have a right to apply for the settlement or pre-settlement up to the 30th or 30th June 2021। तो इसलिए मेक श्योर करें 31 दिसंबर 2020 से पहले आपको यूरोपियन या डिपेंडेंट ऑफ यूरोपियन यूके में इंटर जो होंगे उनके पास राइट है कि वो अपने सेटलमेंट अप्लाई कर सकें, प्री सेटलमेंट अप्लाई कर सकें। जो 31 दिसंबर के बाद अप्लाई करेंगे उनके लिए वो तमाम सेम रूल्स होंगे वेदर यू आर फ्रॉम द यूरोप और फ्रॉम द अफ्रीका और एशिया और फ्रॉम अरब कंट्री। सो इट मीन्स जो तमाम रिस्ट्रिक्शंस हैं, तमाम जो कैटेगरीज की जो कंडीशंस होती हैं वो फिलफिल करनी पड़ेंगी, सिवाय एक एग्जम्पशन होगी यूरोपियन नेशनल को या उनके फैमिली को कि अगर वो यूके में आना चाहें तो सैर के लिए या विज़िट के लिए उनको अलाउ होगा, लेकिन वो किसी किस्म की बिजनेस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो सकते और यहाँ पे रहते हुए नीदर दे कैन कैरी ऑन द फुल टाइम स्टडी नॉर दे कैन डू द फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट और द वर्क और द बिजनेस। तो ये तीन जो कैटेगरीज बनती हैं वो रिगार्डलेस स्टडी हो, बिजनेस हो, एम्प्लॉयमेंट हो, तो वो कैटेगरी उसमें नहीं जा सकेंगे, सिर्फ विज़िट के लिए राइट होगा जो आज की डायरेक्शन है। डिपेंड करता कि क्या नई लॉ आता है, क्या पास करते हैं, लेकिन इसलिए तमाम दोस्तों को कि जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया उनको दे हैव टू बी वेक अप नाउ एंड हैव टू टेक एक्शन। दिस इज़ अ लास्ट मंथ
to make the application whether you are the European national or the dependent of the European. तो लेते हैं आज की फर्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो जी फरमाइए जी। हेलो मिस्टर गुल, मैं नीना बोल रही हूँ। राइट मैंने ये आपसे पूछना था कि एक मेरी फ्रेंड है, उसको ना 10 साल हो गए यहाँ पे आए हुए, राइट और उसने वो लड़का भी पक्का नहीं के साथ में शादी की, उसको भी 14 साल हो गए हैं यहाँ पे आए ना। राइट तो ये लड़की एज ए स्टूडेंट आई थी, और ये बाद में कॉलेज वगैरह फीस वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाई। ऐसे दोनों मैरिड है वैसे, कोर्ट की मैरिज नहीं हुई है, लेकिन दूसरी जो गुरुद्वारे में होती है वो हुई है। राइट तो इनके कोई बेबी भी नहीं है, तो इनका कोई परमानेंट का ऐसे हो सकता है इन फ्यूचर, मतलब 4-5 साल बाद जब ये 20 साल हो आपकी जाए कॉल इनको, का या शुक्रिया मैडम, थैंक यू। पहली बात ये है कि जो लॉ कहते हैं कि अगर आप दोनों या वन ऑफ यू आप यहाँ पे विदाउट वीज़ा हैं तो लॉ के मुताबिक आपको कॉन्टीन्यूसली 20 ईयर्स यहाँ पे गुजारने होंगे, और आफ्टर 20 ईयर्स यू कैन मेक द एप्लीकेशन अंडर द लॉन्ग रेजिडेंसी। दूसरी ऑप्शन ये होती है कि अगर आप यहाँ पे रह रहे हैं, आपको कोई केस इस तरह इज़ नॉट अ सिंपल, लेकिन आइडिया अच्छा होगा आप किसी को जाके मिलें, किसी वकील को दिखाएं डॉक्यूमेंट्स। फैक्ट ये है कि अगर दोनों ही यहाँ सेटल नहीं हैं, दोनों ने आपस में शादी भी नहीं की और सिर्फ एक जो मैरिज जो रिलीजियस सेरेमनी उन्होंने की है उसके बाद इकट्ठे रहना शुरू हो गए हैं, और उसके बाद बेबी नहीं है, तो मेरे ख्याल में बेबी का जो जब भी इमिग्रेशन की एप्लीकेशन की बात करते हैं विच इज़ आउट ऑफ द इमिग्रेशन ख़ास तौर पे, तो जब हम बच्चों की बात करते हैं उसका मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट है या होम ऑफिस है वो बच्चों के इंटरेस्ट को हमेशा प्राइमरी कंसिडर करते हुए, अगर आप किसी सम हो अगर आप क्वालिफाइड नहीं भी करते तो अंडर द ह्यूमन राइट्स आपको यहाँ पे लिमिटेड लीव ग्रांट हो जाती है। इसलिए हमेशा जब भी कोई एडवाइज़र या सोलिसिटर या बैरिस्टर पूछता है तो पूछता है कि आपके बच्चे हैं कि नहीं, उसके जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है पूछने का वो ये होता है कि क्या कोई बच्चे हैं, अगर आपको यहाँ से डिपोर्ट किया जाएगा या रिमूव किया जाएगा, क्या कोई बच्चे इफ़ेक्ट हो रहे हैं, इसलिए ये सवाल आता है। अब आपके केस में अनफॉर्चुनेटली आपके फ्रेंड के केस में कि ना तो उनकी शादी रजिस्टर हुई है, नंबर 2 दोनों में से कोई लीगल नहीं है, नंबर 3 ऑफ कोर्स के बच्चों वाला कोई इशू नहीं, तो फिर गवर्नमेंट बोलेगी या होम ऑफिस बोलेगा कि अगर आपने यहाँ पे आना भी है या रहना भी है तो आपके पास राइट है, यू लीव द कंट्री एंड गेट द एंटी क्लियरेंस, कोई इफेक्ट तो होने वाला नहीं है। लेकिन आप अगर ये कहते हो कि हमारे जाने से हमारी लाइफ को ख़तरा है या हमें कोई और प्रॉब्लम आएगी, तो फिर उस कैटेगरी में उस सिचुएशन में आपको असाइलम क्लेम करना पड़ेगा। ह्यूमन राइट्स में और असाइलम में बिल्कुल नैरो सा डिफरेंस है, लेकिन फैक्चुअल देखा जाए इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। जब हम असाइलम की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इफ़ आई बी डिपोर्टेड एंड रिमूव फ्रॉम द यूके, माई लाइफ इज़ इन फियर एंड देयर इज़ गुड चांस ऑफ प्रोसिक्यूशन माई होम कंट्री। और जब हम कहते हैं ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि मैंने जो टाइम वेदर 1 डे और 1 ईयर 10 डे और 10 ईयर्स जो मैंने यहाँ पे टाइम गुजारा है, मैं इस सोसाइटी में, इस कल्चर में, इस फाइनेंशियली, फिज़िकली, इकोनॉमिकली मैं यहाँ पे इंटीग्रेट हो गया हूँ, और अब मेरे जाने से या यहाँ से रिमूव होने से मेरी लाइफ को अब मैं वहाँ पे जाके रीसेटल नहीं हो सकता। असाइलम में आपको अपने कंट्री की एविडेंस देनी पड़ती है, और ह्यूमन राइट्स में आपको इस कंट्री में जहाँ पे आपके पास प्रूफ है वो देने पड़ते हैं। अब आप देख लें कि अगर तो कोई लाइफ में प्रॉब्लम है आपके फ्रेंड को तो फिर तो असाइलम पे जा सकती है, वरना उनको बोला कि शायद 14 साल एक को हो गए, एक को 10 साल हो गए हैं, लॉ के मुताबिक 20 साल। लेकिन क्योंकि एज ए लॉ स्टूडेंट या एज ए लीगल एडवाइज़र मैं हमेशा कहता हूँ कि आप वेदर आप क्वालिफाइड करते या नहीं करते, लेकिन विदाउट पेंडिंग एप्लीकेशन यू शुडंट स्टे इन सिंगल डे इन द यूके। तो इमीडिएटली कोई एप्लीकेशन भी हो आपको करनी चाहिए, वरना अगर आप यहाँ पे विदाउट वीज़ा और विदाउट पेंडिंग एप्लीकेशन हैं और जब भी आपको कहीं स्टॉप किया जाएगा, सर्च किया जाएगा, तो इमीडिएटली होम ऑफिस के पास राइट है, दे कैन डिटेन एंड दे कैन डिपोर्ट। तो प्लीज़ आप देख लें अपनी सिचुएशन क्या है। अच्छा होगा कि कोई ना कोई एप्लीकेशन लाजमी अपनी होम ऑफिस को सबमिट करें।
आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो हेलो, मुझे लगता है शायद आपकी कॉल ड्रॉप हो रही है। लेते हेलो। हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए सर। हाँ जी भाजी, सत श्री अकाल भाजी। जी सत श्री अकाल भाई जी, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ? अच्छा भाजी मेरा मित्र उत्ते ना त्रै न्याणे निक्के निक्के ते दो नू ब्रिटिश पासपोर्ट मिल गया ते एक जेड़ा है 10 साल दा है ले उन्होंने 2.5 साल दा वीजा लगा है ते पुछना ये सी कि वो जेड़ा निक्का न्याणा है हले 5 साल दा होया, दो नू ते ब्रिटिश पासपोर्ट है, हले मां प्यो कोल नहीं, उन्होंने 2.5 साल दा वीजा लगया ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਨੋ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡ ਤੇ ਦੂਆ ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਹ ਬੱਚੇ ਚਾਈਲਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਲੇਮ ਕਰੂ ਕਿ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ 5 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਛੋਟਾ ਨਿਆਣਾ? ਇੱਥੇ पैदा होया? मेरा ख्याल शायद आपकी कॉल ड्रॉप होगी। देखिए आपने 3 सवाल पूछे हैं। एक ये पूछा कि बच्चा 5 साल का, अगर तो बच्चा यूके में पैदा हुआ है और वो अपने यहाँ पे 10 साल पूरे करते हुए यहाँ पे ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकता है। सेकंड सवाल ये था कि आपके 2 बच्चों के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, मेरा ख्याल वो यहाँ पे पैदा हुए 10 साल के हो गए और आपके जो पेरेंट्स हैं उनको लिमिटेड लीव टू रिमेन मिला है। पेरेंट्स को बच्चे ब्रिटिश चाइल्ड के डिपेंडेंट के तौर पे उनको यहाँ पे 10 साल गुजारने पड़ेंगे और 10 साल के बाद वो क्वालिफाइड करेंगे कि उनको यहाँ पे इंडेफिनिट उसके बाद नेशनलिटी मिल जाए। थर्ड आपका सवाल ये था कि क्या आपको बेनिफिट अलाउ नहीं है तो क्या कर सकते हैं। पहली बात, जितने बच्चे आपके ब्रिटिश हैं वो रिगार्डलेस आपके पास जो सा मर्जी स्टेटस हो, बच्चों को राइट है कि वो अपने चाइल्ड बेनिफिट लें। नंबर 2 ये है कि अभी क्योंकि कोविड-19 की वजह से, पहले भी था लेकिन कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे रिलीफ दिए हैं। उसमें सबसे जो मेजर है कि जिन लोगों के पास लिमिटेड लीव टू रिमेन द यूके है, जो कि 10 साल की कैटेगरी आती है, उसके अंदर अगर आपको पब्लिक फंड अलाउ नहीं है तो आपके पास राइट है टू मेक द एप्लीकेशन फॉर चेंज ऑफ सर्कमस्टांसिस टू अलाउ द पब्लिक फंड। आप एप्लीकेशन करेंगे, अपने साथ प्रूफ बताएं कि हमारे हालात ड्यू टू कोविड-19 या आपकी जॉब नहीं है, फंड्स नहीं हैं, आपको पब्लिक फ़ंड अलाउ हो जाएंगे। ये काफ़ी अच्छी इसमें जो होम ऑफिस है काफ़ी रिलीफ दे रहा है और काफ़ी पॉजिटिव रिज़ल्ट आ रहे हैं। जो लेटेस्ट मैंने लास्ट टाइम आई थिंक रिपोर्ट पढ़ी थी सितंबर की सेकंड क्वार्टर ऑफ द 20 का, उसके मुताबिक आई थिंक 5600 लोगों ने अप्लाई किया था और 89% उन्होंने लोगों को ये अलाउ कर दिया था, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में सिर्फ 400-500 लोग थे, उससे पहले भी 500 लोग। लेकिन ये देखिए एकदम जंप किया था 500 से 5000 प्लस 5600 और उसमें भी 89% को उन्होंने ग्रांट किया और 30 डेज़ के अंदर अंदर किया। अगर आपके ऐसे हालात हैं कि आप अफोर्ड नहीं करते फाइनेंशियली तो आपके पास राइट है, एप्लीकेशन करिए होम ऑफिस को और वो चेंज ऑफ सर्कमस्टांसिस अलॉट टू द पब्लिक फ़ंड ताकि आपको पब्लिक फ़ंड मिल सके। लेकिन जो बात थी बच्चे की, बच्चा अगर यूके में पैदा हुआ तो उसको 5 साल 10 साल पूरे करते हुए फिर वो यहाँ पे अपनी सेटलमेंट अप्लाई कर सकता है। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो क्या सर? जी फरमाइए सर। रियाज साहब, मेरा क्वेश्चन है कि मेरे पास है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है मेरे पास, राइट, और मेरे 3 बच्चे। मुझे आवाज़ आपकी आ रही है, बोले सवाल क्या आपका? अभी आपको आ रही है आवाज? आ रही है? अब आप टीवी बंद कर दे मेरे भाई, बात करें फ़ोन के ऊपर। टीवी सर बंद है, टीवी बंद है। अच्छा बोले सवाल, आपकी आवाज़ आ रही, बोलने क्या कहते हैं? अच्छा, सवाल मेरा ये है कि मैंने अपने बच्चों का बेनिफिट अप्लाई किया था, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। वो कह रहे थे कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट भेजें। अब मेरे बच्चों के पास सिर्फ ARC कार्ड है, असाइलम रजिस्ट्रेशन कार्ड है। क्या मैं वो भेज के उनको भेज सकता हूँ और उससे मुझे वो फिर दे देंगे? क्योंकि मेरे पास तो ILR है लेकिन बच्चों के पास अभी स्टेटस नहीं है। उनका 7 साल तो हो गया, उनको बाद में मिल जाया करेंगे। फिलहाल वो उस स्टेटस में अलम वाले पे, उनको चाइल्ड बेनिफिट के इंटाइटल हैं अगर उनको मैं ARC कार्ड भेज दूं तो? ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। देखें, चाइल्ड बेनिफिट के लिए जो सबसे उनकी बेसिक प्रिंसिपल है या कंडीशन है वो ये है कि बच्चा ब्रिटिश नेशनल होना चाहिए। अगर बच्चे यहाँ ब्रिटिश नेशनल हैं
तो चाइल्ड बेनिफिट आपको अलाउ करते हैं। अगर पेरेंट्स के पास कोई वीज़ा हो या ना भी हो तब भी वो बच्चों के पास से इंटाइटल हैं। जो चाइल्ड बेनिफिट है वो बच्चे से बिलोंग करता है। इवन जो पेरेंट्स हैं वो एज ए ट्रस्ट या गार्डियन उस फंड्स को लेते हैं, लेकिन बच्चों पे सर्व करते हैं और बच्चों के लिए होल्ड करते हैं। अब आप देख लें, क्योंकि जो आपने लेटर बोला कि ARC भेजेंगे तो क्या होगा, मुझे क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, फिर भी आप कंफर्म करें, लेकिन मुझे जो अंडरस्टैंडिंग है वो नेशनलिटी की बेस पे आपको चाइल्ड बेनिफिट मिलते हैं। अगर आपके पास लिमिटेड लीव हो, कोई और फॉर्म हो या कार्ड्स हो तो अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर ग्रांट नहीं करते। या अगर आप रिफ्यूजी स्टेटस है तो जो डिपेंडेंट ऑफ रिफ्यूजीज बच्चे होते हैं उनको फिर NAS के मुताबिक आपको फंडिंग होती है। तो मेक श्योर करें कि क्या आप क्वालिफाइड करते हैं, अप्लाई कर दें। अगर रिफ्यूज़ कर देंगे तो आपको नुकसान कोई नहीं होगा, लेकिन वो बोल देंगे कि सॉरी यू नो क्वालिफाइड फॉर दिस बेनिफिट या दिस रिलीफ, लिहाजा आपकी कोई फ्यूचर एप्लीकेशन पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा अगर वो आपको रिफ्यूज़ कर भी दें तो। आपकी कॉल का शुक्रिया। टाइम हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम जी। ये पूछना था कि मिसेस हाउस वीजे पे हैं, हमने एक्सटेंशन करवाई थी अभी दोबारा, और हमने सारे डॉक्यूमेंट लोड कर दिए थे घर से ही, और फिंगरप्रिंट्स वगैरह हमने के में उनकी जो हमने जगह बताई थी वहाँ पे दे दिए। तो अभी हम तकरीबन 2 महीने हो गए वेट कर रहे हैं, कोई उसके बाद उनका कोई रिस्पॉन्स तक नहीं आया। ठीक, तो अब कितना टाइम हमें और वेट करना पड़ेगा? आपकी कॉल का शुक्रिया मेरे भाई। नॉर्मल ये था कि इस तरह की एप्लीकेशन 4 से 6 माह में डिसाइड होती हैं। आजकल कोविड-19 है, लॉकडाउन है, काफ़ी सारे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं या उनके जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके कुछ लोग घरों से काम कर रहे हैं, तो थोड़ा डिले भी हो रहा है, लेकिन एवरेजली भी फिर भी आज के दिन आप 6 माह लगा के चलें। अभी 2 माह हुए हैं, वेट करें। पहले ये होता था कि आप पेपर एप्लीकेशन करते थे और होम ऑफिस आपको नॉर्मली उनका एक प्रोसीजर था या एक डायरेक्शन थी कि वो 4 वीक के अंदर अंदर आपको एक्नॉलेज करते थे कि आपकी एप्लीकेशन में रिसीव कर ली है। अब क्योंकि आप कर ऑनलाइन रहे हो इसलिए लिहाजा एक्नॉलेजमेंट बहुत कम आता है। आप वेट करें, डाउनलोड आपने कर दिए डॉक्यूमेंट्स, अगर क्वेरी होगी तो आपको ईमेल करेंगे, अदरवाइज़ मेरे ख्याल में 4 से 6 माह में डिसीजन आएगा। आप वेट करें। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो Hello. जी I don't फरमाइए want to मैडम। be आप on live. Can you give me number? I want to talk about my husband. मैडम आप लाइव हैं। व्हाट्स योर क्वेश्चन? यू कैन आस्क मी क्वेश्चन व्हाट यू वांट टू आस्क। I want to ask about my husband. I'm a citizen. But, should I? He applied for 2 times for the visit visa, but he was refused. ओके, वेयर ही लिव एट द मोमेंट? Pardon? Where he is at the moment? Where he lives now? He's in Pakistan. He's in Pakistan. Okay, you 2 married children, and yeah, 2 babies. okay, he applied twice for the visit visa after the marriage. Pardon? Madam, I'm asking the question. You said you applied for your husband and he applied for the visit visa or the spouse visa? A visit visa, because he came for the study visa in 2011 to 14. Right. But yeah. Okay. He Right. was Thank you. I deported, think and you then can. the police on the London on the airport. He went back. They sent him back, and 17 got married, and then I have 2 little girls. I went there, but I applied for the visit visa. Now it's revoked again. Okay. My What last should I do? question. My last question is where you register your marriage, in the UK or in Pakistan? UK. I'm in UK. I'm born here No, no. Where you registered the marriage? in Pakistan. Okay, you done the nikah in Pakistan. Yeah. All right. Thank you, much appreciate. Madam, let me to explain to principal. First, after the marriage, if anybody making the application for the visit visa, of course, the home office is going to be suspicious. Why you or your husband making a visit visa? Why he not applying as a spouse visa? Because when he make the application, in the form, the clear question, are you single or the married? He mentioned, yes, I'm the married. Then they ask a question, could you please explain where your spouse live at this moment?
I believe he mentioned you live in the UK. So the visa officer automatically going to be suspicious because he is making the application for the visit visa to come in the UK while his wife live in the UK, British citizen. So it means either meet the criteria of the income threshold, or you are lacking of to provide all the required documentary evidence. The fact of the matter is, at this stage, you should make the application for the spouse, not a visitor, number one. Number two, if I think you mentioned he came in the UK and he deported or he's removed. If unfortunately he is deported or he is removed from the UK, then unfortunately his case is more weak to applying as a visitor or visit to his wife or the children or the UK. If you are making or you make the application for your husband to come in the UK as a dependent, as a spouse or the settled and a British citizen, which is you, then there is a chance the Home Office can consider the application in positively. Otherwise, the visitor visa, unfortunately, I'm sorry to say, is hardly or slim, but could be impossible he can get the visa as a visitor according to these circumstances. So I understand you make application for twice for visitor visa. While you was here in the UK and he was married, and you mentioned you have a nikah in Pakistan. So you meet the criteria of your relationship after the nikah. You need to be established, you have income in the UK. And third is you have a regular contact since you are married. And then you have ample accommodation and he need to pass the English certificate. So why you applying the visitor visa applications, why he is qualified and it is a good chance to get the visa to come in the UK under the family route, because you can claim, I can't go back, I'm the British born brought up citizen in the UK, settled here permanently, and he in Pakistan, so let him to come in to join me. This is a more strong and more arguable case, but totally up to you. If you still want to be visit visa application, you need to be address all the issue which were raised in the first refusal and the second refusal. But again, I'm sorry, I have no right to stop to you, but I'm strongly asking you, you should better, you can make the applications as the end of the family route as a spouse instead of visa. But if totally up to you, what you decide, and I wish you good luck. But again, try to make the application under the family route. Thanks for your call. बढ़ते हैं next caller की तरफ, जी फरमाइए. Hello. हेलो जी मैडम फरमाइए, आपका सवाल क्या है जी? जी गुड इवनिंग रियाज साहब, मैंने आपसे पूछना था प्लीज कि मैं सिस्टर इन लॉ यहाँ पे बुलाना चाहती हूँ. राइट. जी मेरे ब्रदर इन लॉ की डेथ हो चुकी है, 15 इयर्स हो गए हैं और उनके बच्चे हैं, और हम उनको बुला सकते हैं यहाँ पे? इसी बारे में आपको पूछना. आपका स्टेटस यहाँ पे क्या है मैडम? मैडम आपका यहाँ पे स्टेटस क्या है? हेलो, आपका मैडम स्टेटस यहाँ पे क्या है? सर हम यहाँ पे 2 साल पहले पास पुर्तगाल नेशनलिटी है और मेरे हस्बैंड के पास भी पुर्तगाल नेशनलिटी है. 2 बच्चे हैं हमारे और हम यहाँ पे 2 साल पहले यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं. एंड माय हस्बैंड इज टाइम वर्क. और जो आपकी सिस्टर इन लॉ है वो, उनके बच्चे कितने हैं जी? उनके पास बच्चे हैं जी. सॉरी, 2 बच्चे हैं उनके. आप उनको, वो आपके डिपेंडेंट हैं, आप उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं? जी हम उनको बैंक टू बैंक भी ट्रांजैक्शन भेजना और वेस्टर्न के भी है हमारे ट्रांजैक्शन. तो कंट्रोल आवाज बड़ी कट हो रही है, डिटेल ले लें. ओके, आई थिंक कंट्रोल से डिटेल लें, फिर बात कर लेते हैं. मैडम मैं कोशिश करता हूँ कि अगर आप टीवी पे सुने, मीन टाइम अदरवाइज यू कैन कॉल मी बैक. मुझे लगता है कि जो जितना मैं अंडरस्टैंड किया है कि आप यहाँ पे, आप और आपके हस्बैंड, वन ऑफ यू द यूरोपियन नेशनल और पुर्तगाली नेशनल, और सेकंड आपके डिपेंडेंट हैं, और आप अपने फैमिली के किसी सिस्टर इन लॉ को या को सपोर्ट कर रहे हैं जहाँ के उसके हस्बैंड की डेथ होगी और उनके बच्चे हैं. देखिए ये जो कैटेगरी है इसको यूरोपियन डिपेंडेंट और यूरोपियन एक्सटेंडेड डिपेंडेंट फैमिली मेंबर कंसिडर होगा.
अगर आप उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, उनका अपना कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और आप उसको प्रूफ दे सकते हो कि आप उनको रेगुलर सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली, तो ऑफ कोर्स आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके 3 जो मेजर रिक्वायरमेंट हैं वो ये कि जो स्पॉन्सर है वेदर ही वो यहाँ पे यूरोपियन नेशनल हो, यूके में रह रहा है और उसका सफिशिएंट उसके पास सोर्स ऑफ इनकम एंड फंड्स हैं। नंबर 2, जो एप्लीकेंट है उसके फाइनेंशियली और फिज़िकली हालात इतने अच्छे नहीं हैं। और नंबर 3 ये है कि वो टोटली डिपेंडेंट है टू द यूरोपियन नेशनल हु लिव इन द यूके एंड एक्सरसाइज हिज ड्यूटी राइट्स इन द यूके। अगर ये सिचुएशन है तो ऑफ कोर्स आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि इस एप्लीकेशन के लिए जो डेडलाइन है वो है 31 दिसंबर 2020, जो कि ये महीना शुरू हो गया है। अगर आपके ये सिचुएशन है, अपने डॉक्यूमेंट्स लें, किसी सॉलिसिटर के पास जाएं, उनको तमाम डॉक्यूमेंट्स दिखाएं ताकि अगर आपने एप्लीकेशन करनी हो तो आप उसमें डिले ना हो। आपकी कॉल का शुक्रिया लेते हैं। नेक्स्ट कॉल, जी फरमाइए। हेलो हेलो जी फरमाइए मैडम। गुड इवनिंग। मैंने आपसे पूछना था कि अगर बेबी के बेस में आपने परमानेंट यहाँ पे होना है तो फिर 5 साल बाद अप्लाई कर सकते हैं या इससे ज्यादा टाइम लगता है? ओके, जो बच्चों वाला मैटर है मैडम वो ये कहता है कि अगर आप बच्चों के साथ यहाँ पे 7 साल गुजार लें तो अंडर द 7 ईयर चाइल्ड कंसेशन पॉलिसी आप यहाँ पे फर्दर लीव टू रिमेन अप्लाई कर सकते हैं। उनमें दोनों तरह, जैसे इंडिया से 2 आए हुए हैं, उन्होंने यहाँ पे बेबी हुआ है, अभी 5 महीने हुए हैं। ओके, अब टीवी पे आंसर सुने, मैं बोल रहा हूँ तफसील के साथ जी प्लीज। ये दोनों सूरतों में आप क्वालिफाइड करते हैं अगर बच्चा यहाँ पैदा हो और 7 साल का हो जाए, या अगर आपके साथ बच्चों के साथ फैमिली यूके में मूव होती है, वो वेदर फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, किसी भी कंट्री से, जब यूके में आप आते हो, बच्चों के साथ आप आए लेकिन बच्चों की एज 18 साल से कम है और आपने 7 साल पूरे कर लिए हैं, तो तब भी आप क्वालिफाइड करते हो कि अंडर द 7 ईयर चाइल्ड कंसेशन पॉलिसी करें। लेकिन एक 3rd कैटेगरी ये भी आती है कि अगर बच्चों की उम्र 18 साल से ज़्यादा भी हो जाए लेकिन 25 से कम हो और आपने मोस्ट द टाइम बच्चे ने यहाँ पे गुजारा हो, लेट से बच्चा 11 साल का था, यूके में आ गया, अब उसकी उम्र 23 साल हो गई है या 24 साल हो गई है, तो इट मीन्स कि उसने 13 साल यहाँ पे गुजार लिए, 11 साल उसने फ़ौरन गुजारे थे, अब 25 से उसकी एज कम है तो वो क्वालिफाइड करता है कि एप्लीकेशन करे। इसलिए जो मेनली है, जो बच्चे यहाँ पैदा हुए या साथ लेके आए 7 साल गुजारने पे होता है। लेकिन कुछ और अगर आप चाहते हो कि हमने 5 साल गुजार लिए, लेकिन ये अपने जो बच्चों का पीक ऑफ द टाइम है, जो कि लेट से आप कह लें कि उन्होंने 4-5 साल की ईयर से स्टार्ट किया और अब वो GCSE का एग्ज़ाम दे रहे हैं या उन्होंने दे दिए या पास कर लिया है, तो ये एक बड़ा एक पीक ऑफ द टाइम होता है बच्चे की एज का। अब कुछ लोग 5 साल की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो लॉ है वो स्टिक है, वो कहता है कि कम से कम आपने यहाँ पे 7 ईयर बच्चों के साथ गुजारे हों। बाकी तो हम ये हमेशा स्ट्रॉन्गली कहते हैं तमाम दोस्तों को या क्लाइंट को या हमारे कॉलर्स को कि प्लीज़ बेशक आपको 2 दिन से हों, 10 दिन से हों, लेकिन यूके में रहना है तो विदाउट वीज़ा या विदाउट पेंडिंग एप्लीकेशन रहने का कोई मतलब नहीं बनता। तो मेक श्योर करेंगे जो भी टाइम हो आपकी एप्लीकेशन कम से कम होम ऑफिस के साथ पेंडिंग होनी चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया लेते हैं। नेक्स्ट कॉल, जी फरमाइए। हेलो हेलो जी फरमाइए जी। हेलो, आप लाइव हैं, सवाल पूछें क्या जी आपका? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, तो ये भाई ये मुझे 10 साल हो गए और मेरे बच्चों को 9 साल हो गए हैं, तो क्या इसके बाद हमें कौन सा वीज़ा अप्लाई करना चाहिए हमें? बच्चों के साथ आपको जहाँ पे रहते 9 साल हो गए हैं? बच्चों को 9 साल हो गए, मुझे 10 साल हो गए हैं। और किसी के पास कोई वीज़ा नहीं है? वीज़ा है हमारे पास। कौन सा वीज़ा है? लीगल है? लीव टू रिमेन है हमारे पास। वीज़ा है। ओके, अगर आपके पास लीव टू रिमेन है तो बस ठीक है, फिर उसको एक्सटेंड करते जाएं। आपने 10 साल के लिए यहाँ पे रहना है, 10 साल के बाद क्वालिफाइड करेंगे कि आप अपना इंडेफिनिट अप्लाई करें।
जो लोग यहाँ पे अगर तो लीगल आप रहे हों और कभी आपका जो इमिग्रेशन जो लीगल स्टेटस था वो ब्रेक नहीं हुआ और आपने हमेशा प्रायर टू एक्सपायर अपनी लीव अपने हमेशा एक्सटेंशन अप्लाई करते रहे हो, तो फिर आप क्वालिफाइड करते हो कि 10 साल पूरे करते हुए आप अपनी इंडेफिनिट अप्लाई करें। जो लोग 10 साल पूरे करते जाएंगे उसमें वेदर द मेन एप्लीकेंट है या कोई स्पाउस हैं तो अपने इंडिविजुअल एप्लीकेशन करते जाओगे। लेकिन अगर आप लीगल नहीं थे, किसी हो आपको लिमिटेड लीव में अप्लाई करनी पड़ गई, पहले लीगल थे फिर प्रॉब्लम आ गया, आपको अंडर द ह्यूमन राइट्स अंडर द 10 ईयर्स रूट डाल दिया गया, तो फिर आपको उन रूट के अंदर 10 साल पूरे करने होंगे और 10 साल के बाद क्वालिफाइड करोगे इंडेफिनिट के लिए। तो आप चेक कर लें कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक, लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर मैंने ये बात करनी है कि मेरी सिस्टर हांगकांग में है और ओवरऑल परमानेंट रेजिडेंट है। आपकी सिस्टर कहाँ पे है मेरे क्या भाई? वो जी आपकी सिस्टर कहाँ पे है? हांगकांग में। राइट। तो वो उधर की परमानेंट रेजिडेंस है। राइट। तो क्या यूके का लॉ उधर चलता है कि वो नेशनैलिटी लेके इधर आ सकती है या वीजा मिल जाएगा? आपकी कॉल का शुक्रिया। देखें, जो पहले ये था कि जो हांगकांग में रहते हुए आप अपने आप को वहाँ पे ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकते थे, लेकिन क्योंकि जब जुलाई 2012 में ये लॉ चेंज हुआ कि जब किसी ने भी नेशनलिटी लेनी हो आपको यहाँ पे टाइम गुजारना पड़ेगा, तो अब उनको हांगकांग के नेशनल को यहाँ पे आने की इजाज़त है, लेकिन फिर यहाँ पे एक सर्टेन टाइम गुजारने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और फिर नेशनलिटी क्वालिफाइड करेंगे। जो नेशनलिटी है वो ट्रांसफ़र नहीं हो रही, आपको गेन करनी पड़ रही है, इसलिए आप चेक करें, क्योंकि उनके पास अगर हांगकांग पासपोर्ट है वो उनको आने की इजाज़त है, यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, लेकिन उनको जब नेशनलिटी अप्लाई करनी पड़ती है तो यहाँ पे उनको रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। जी 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 फरमाइए सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मेरी बात मेरे भाई आप लाइव हैं, आपकी आवाज़ आ रही है, बोले सवाल क्या आपका? जी अच्छा सर, मैंने दो सवाल पूछने हैं। एक तो सवाल ये है कि मेरी बेटी के पास नो लिमिट वीजा है, नो लिमिट एंट्री है, वो अब जब मर्जी आ जा सकते हैं, पर वो रहते पाकिस्तान में, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ तो वो मेरे पास रहते नहीं है। तो उनको 5 साल हो गए वीजा मिले हुए, तो उनकी नेशनैलिटी में अप्लाई करनी है, कोई तरीका है उनकी नेशनैलिटी? क्योंकि वो यहाँ पे आते हैं, हर साल आते हैं, महीना डेढ़ रहते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। कोई ऐसा कोई हल है कि वहाँ पे वो स्टडी कर रहे हैं, असल में पाकिस्तान में ना वो स्टडी यूटी में कर रहे हैं, तो वो ऐसा कोई वजह है कि वो यहाँ पे आ सके? उनके पास वीजा कौन सा बोला, इंडेफिनिट है कौन सा है जी? हेलो। हाँ जी मेरे भाई, उनके पास वीजा कौन सा है, इंडेफिनिट है कौन सा है? उनके पास इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट स्टे टू रिमेन है। ओके, आपकी कॉल का शुक्रिया। देखिए मेरे भाई, जो लोग यहाँ पे किसी भी कैपेसिटी में अगर इंडेफिनिटली उनको ग्रांट हो जाता है, तो इंडेफिनिट की एक जो इंसेंटिव है या बेनिफिट है वो ये है कि आप जब चाहें इंटर हो सकते हैं और अगर आपने कहीं जाना जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये वीज़ा इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, ऑफ कोर्स इसमें लिमिट कोई नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ जो प्रोविज़न है वो ये कहती है कि अगर आपने 2 साल कॉन्टीन्यूसली आउट ऑफ कंट्री टाइम गुजार लिया तो होम ऑफिस के पास राइट है कि अपने आपकी इस लीव को वो करटेल कर दें। क्योंकि जो इंडेफिनिट लिया है, आप ये कहते हो कि मैं यूके में इंटेंशन है परमानेंट रहने की, लेकिन मैं नेशनलिटी नहीं लेना चाह रहा, लेकिन बाकी मैं रहूँगा यहाँ पे। ये भी देखने में आया कि जो लोग 2 साल के बाद बस 10 दिन के लिए आए, फिर दोबारा 2 साल नहीं आए, तो कुछ लोगों की कर्टेलमेंट भी हुई है। अब आपके केस में क्या है कि बच्चों के पास इंडेफिनिट है, लेकिन वो ड्यू टू सम रीजनल या ऑब्जेक्टिव या उनके पास पर्पज़ है कि वो स्टडी कर रहे हैं,
और उनकी उसके बाद इंटेंशन है कि यूके में यहाँ पे रहेंगे। उन पे कंडीशन ये आती है कि जब भी वो नेशनलिटी अप्लाई करने लगेंगे उनको ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि उन्होंने एप्लीकेशन से प्रायर टू मेड एप्लीकेशन फॉर द नेशनलाइजेशन they need to establish that they stay in the UK more than 5 years without break more than 90 days। तो 1 साल में उनको सिर्फ 90 डेज अलाउ होंगे टू गो टू अब्रॉड, उनको बाकी 5 साल यहाँ पूरे करने होंगे। लास्ट 5 इयर्स में अगर उनका टाइम 450 डेज बनेंगे तो देन वो क्वालिफाइड करेंगे कि वो नेशनलिटी की एप्लीकेशन करें। लेकिन अगर वो सिर्फ साल में 1 महीना आते हैं, बाकी टाइम आउट ऑफ द कंट्री गुजारते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली जो उनकी एप्लीकेशन है वो रिफ्यूज़ हो जाएगी। इसलिए आप डिसाइड कर लें जब उनकी एजुकेशन मुकम्मल हो जाए और जब उनकी इंटेंशन हो परमानेंट यूके में रहने की, उस वक्त से फिर अपना टाइम स्टार्ट करें और 5 साल पूरे करने के बाद अपनी एप्लीकेशन कर सकते हैं। ईच ईयर्स में उनको 90 डेज आउट जाने की इजाज़त होगी, लेकिन अगर वो ज़्यादा गुजारेंगे विदाउट एनी रीज़न तो फिर दोबारा आपका क्लॉक वहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो जी फरमाइए सर, आप लाइव हैं। रियाज भाई बोल रहे हैं? हेलो मेरे भाई मैं बोल रहा हूँ, बोले बोले सवाल क्या आपका? जी मेरा सवाल ये है कि मुझे अप्लाई करना है नेक्स्ट ईयर के एंड पे इंडेफिनेट लीव के लिए। ठीक। और मेरे पास जो वीज़ा है वो टीयर वीज़ा एक्सेप्ट टैलेंट है, लेकिन पहले जो 3 साल हैं वो मैं सारे टैक्सेस वगैरह पे करता रहा हूँ क्योंकि यूनिवर्सिटी में जॉब थी। लेकिन ये कोरोना की वजह से ये 1 साल जो है वो अपॉइंटमेंट थी, लेकिन मुझे पे नहीं मिल रही थी। और नेक्स्ट ईयर भी जो है वो पार्ट टाइम जो है वो होगी जॉब। अब मुझे क्वेश्चन है कि मैंने जब इंडेफिनिट लीव के लिए जब अप्लाई करना है तो ये सारे रिटर्न और ये सारे सबमिट होंगे, लेकिन मेरा में है 1 साल जो है वो तो नहीं थी। मुझे मेरा भाई बताएं कि आप टीयर 2 पे हो यहाँ पे? का असर होगा मेरे इंडेफिनिट पे? मेरे भाई आप यहाँ पे टीयर 2 वर्क परमिट पे हो यहाँ पे? जी वर्क परमिट पे मेरा 2 पहले था, पहले 3 साल, और फिर उसके बाद मैंने कन्वर्ट करवा तो टीयर 1 में एक्सेप्शनल टैलेंट में। ओके ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। देखिए मेरे भाई, दोनों सूरतों में वेदर यू आर टीयर 2 अंडर द वर्क परमिट और टीयर 1 अंडर टैलेंटेड रूट पे, लॉ ये कहता है कि आपने इस्टेब्लिश करना है कि 5 साल आपने जिस कैटेगरी में वीज़ा मिला है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। अब पहले 3 साल आप थे टीयर 2 के ऊपर, आप एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे थे, आपके पास P60 हैं, आपकी वेजेस स्लिप्स हैं, आपने 3 साल जो आपको कॉस्ट लेटर इशू हुआ था उसके मुताबिक आपने उस कोड के मुताबिक आपकी इनकम थी पूरे करते हुए 3 साल मुकम्मल किए, यही आपका रिकॉर्ड होगा। अब 3 साल के बाद इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने P60 देने होंगे, वेजेस स्लिप्स देनी होंगी और ये इस्टेब्लिश करना होगा कि ड्यूरिंग दैट 3 years यू बिन वर्किंग विद द कंपनी अंडर द जो कोड था और उसकी जो इनकम था छोटा पूरा कर रहे थे आप। अब उसके बाद आपने कन्वर्शन कर ली, कन्वर्शन के बाद अब टैलेंटर स्कीम में आ गया। टैलेंट स्कीम ये कहती है कि आपने यहाँ पे ये साबित करना है कि आपने अगेन जो ये कंडीशन है इस वीज़े की वो 2 साल पूरी की हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि जो टाइम आपका कोविड-19 की वजह से या कोरोना की वजह से ये गुज़रा, क्या इसकी कोई एग्जम्पशन है, कोई रेमेडी है? यस, आप इसमें जा सकते हैं कि अगर आप एम्प्लॉय थे या आप काम कर रहे थे या आप इन्वेस्टर थे, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 आप वो कंडीशन पूरी नहीं हुई या आपका बिज़नेस स्टॉप हो गया या वेज स्लिप स्टॉप हो गई, तो आपके पास ये एक आर्गुएबल केस हो सकता है। अभी तक कोई डायरेक्ट या क्लियर लॉ नहीं बना, इंस्ट्रक्शंस नहीं आई, लेकिन जो मैं एक्सपीरियंस से देख रहा हूँ, जिन लोगों ने ड्यूरिंग दिस कोविड-19 या कोरोना वायरस अप्लाई किया है वो स्पाउस वीज़ा देख लें, विजिटर वीज़ा देख लें,
आप इसके अलावा आप स्टूडेंट वीज़ा देख लें, इन तीनों कैटेगरीज में जो लिमिटेड लीव टू रिमेन था, इसके अंदर उन्होंने क्लियरली ये बताया था कि अगर आप इनकम पूरी कर रहे हो लेट्स से मार्च से पहले, तो आपके पास राइट था कि आप जुलाई तक भी एप्लीकेशन करेंगे तो पुराने 12 महीनों की इनकम को रिलाई कर सकते हो। इसी तरीके से आपको टीवी टेस्ट की एग्जाम्पशन मिल गई कि सेंटर बंद हैं, आपने फैमिली को ज्वाइन करना है, कोविड-19 था, सेंटर बंद है तो आप विदाउट टीवी अप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके से इंग्लिश वाली रिक्वायरमेंट थी कि अगर आप, क्योंकि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन था, बहुत सारे इंग्लिश सेंटर काम नहीं कर रहे थे, तो उस पर भी एग्जाम्पशन मिला। ये इनकम को देख लें, आपका टीवी टेस्ट देख लें, आपका इंग्लिश, जो 3 मेजर रिक्वायरमेंट्स होती थी वो तीनों की किसी ना किसी शेप में एग्जाम्पशन मिली है। इसी तरीके से जो लोग यहाँ पे विजिटर आते हैं उन पे सबसे जो बेसिक या स्ट्रिक्ट कंडीशन होती है, दे कांट स्टे मोर देन ऑथराइज टाइम, एंड द थर्ड थिंग दे कांट एक्सटेंड विद इन अ कंट्री। बट कोविड-19 की वजह से बड़ा क्लियरली डायरेक्शन आई कि अगर आप यहाँ पे विजिटर हो, आपका वीज़ा रन आउट हो गया है, आप पहले जून तक था, फिर जुलाई तक आया, फिर अगस्त तक गया, फिर इवन सितंबर और अक्टूबर के 2 महीने वो भी आए थे कि अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो गया, आप नोटिफाई भी कर दें होम ऑफिस को, वीज़ा आपको ग्रांट हो या ना हो, आप स्टिल लीगल कंसिडर होंगे। इसी तरीके से मुझे ये लगता है कि जो लोग टीयर 1 या टीयर 2 के ऊपर अप्लाई करेंगे एक्सटेंशन और इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, या टैलेंटेड के ऊपर अप्लाई करेंगे नेक्स्ट ईयर या फर्दर नेक्स्ट ईयर, उनको भी ये जो रिलीफ मिलेगा जो कोरोना की वजह से एम्प्लॉयर को या एम्प्लॉई को या इन्वेस्टर को फेस करना पड़ा। मसलन आप टैलेंटेड स्कीम के थे, आपकी जो स्पेसिफिक जो इनकम थी वो नहीं आ रही, लेकिन आप फर्लू पे चले गए, लेकिन आप कैरी ऑन रहे हो तो बिल्कुल आपको कंसिडर होगा। इन्वेस्टर थे, आपने अपने एम्प्लॉयर को फर्लू पे डाल दिया, ऑफिस बंद रहा, ग्रांट आप लेते रहे हो। ग्रांट लेना एक रिलीफ था बाय द गवर्नमेंट, लेकिन आपके बिजनेस को कैरी ऑन करना एक कंडीशन है अंडर द इमिग्रेशन रूल्स। तो मुझे लगता है कि आपको चाहिए कि आप वेट करें और अपने जब भी ये लॉकडाउन ख़त्म होता है इमीडिएटली अपनी जो कंडीशन है पूरी करनी शुरू कर दें, और जो ड्यू टू द लॉकडाउन की वजह से पूरी नहीं कर सके वो मेरे ख्याल में आपको उस पर एग्जाम्पशन मिल जानी चाहिए। लॉ क्लियर नहीं है, आई एम नॉट के अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट इन पोजीशन कि मैं आपको ऐसी तसल्लियाँ दूँ, बट अगेन अच्छा होगा कि जब मार्च के बाद आप डिस्कस करें डॉक्यूमेंट्स लेके, तब तक काफ़ी चीज़ क्लियर होगी कि जो ये टाइम गुजरा है, अगर कोई इन्वेस्टर यहाँ पे था टीयर 1 के ऊपर, टैलेंटर के ऊपर या टीयर 2 के ऊपर, और उनको अगर कंपनी ने फर्लू पे डाला है तो क्या फर्लू वाले तो बिल्कुल क्लियर हैं कि वो कंसिडर होंगे। इसी तरीके से आप बिलीव के इन्वेस्टर एंड टैलेंटर को भी यहाँ पे रिलीफ मिलना चाहिए। बट आइडियली अगले साल मार्च में या किसी से डिस्कस कर लें, डॉक्यूमेंट्स लेके किसी को दिखा लें, तो आपके लिए बेस्ट टाइम होगा टू डिस्कस योर मैटर। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए थी EU डिपेंडेंट वीजे से। भी मैं आयरलैंड में जाके अपने कजन या भाई का वीजा अप्लाई कर उसको तो EU डिपेंडेंट वीजा नहीं, क्योंकि ये ब्रेग्जिट हो आया कि आयरलैंड उसमें निकल रहा है या नहीं, या पॉलिसी सेम रहेगी या चेंज हो जाएगी। पहली बात तो ये है कि मेरे भाई, मैं किसी को एडवाइस नहीं करता कि आप जाके यूरोप में ये केस डाल दें। ये लॉ बड़ा क्लियर है कि वो लोग अपने इमीडिएट फैमिली और फिर उसके बाद अपनी एक्सटेंडेड फैमिली, इन किसी भी शेप में या किसी भी कैटेगरी में अगर अप्लाई करना चाहते हो तो आपने सबसे पहले ये साबित करना है कि आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में के नेशनल हो और एक होस्टिंग कंट्री में रह रहे हो। जो अगर आप ब्रिटिश हैं तो ये आपका नेटिव कंट्री है, अगर आप आयरलैंड जाओगे तो वो आपका होस्टिंग कंट्री होगा। तो क्या आप वहाँ पे रह रहे हो और अपने जो ट्रीटी राइट्स हैं क्या एक्सरसाइज कर रहे हो, आप फुल टाइम एम्प्लॉई हो, सेल्फ एम्प्लॉई हो, बिजनेस कर रहे हो, फुल टाइम स्टूडेंट हो। और थर्ड ये है कि अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर है क्या वो आप पे कोई डिपेंडेंट है या नहीं है, तब अप्लाई करोगे ना मेरे भाई। ऐसे थोड़ी कि आपका कोई फैमिली मेम्बर है आयरलैंड चले जाओ, वीज़ा अप्लाई कर दो, वीज़ा मिल जाएगा, तो वो अनफॉर्चुनेटली ये कैटेगरी नहीं होएगी। इसी तरीके से कोई और यूरोपियन नेशनल है
और वो यूके में अपने कंट्री में रह रहा है तो वहाँ से वो अप्लाई नहीं कर सकता। अगर वो यूके में आता है या यूके में रह रहा है, काम कर रहा है और उसके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है तो यस एज ए एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए आप देख लें कि अगर तो आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं और आपका प्लान है कि यू वांट टू बी सेटल इन द आयरलैंड, ऑफ कोर्स यू कैन गो देयर और फिर एप्लीकेशन करें। लेकिन अगर बोलो कि रहने मैंने यहाँ पे है तो एप्लीकेशन करूँ, अनफॉर्चुनेटली ये शायद ना तो लॉ इसको कवर करता है ना ये पोजीशन ही है। आपकी कॉल का शुक्रिया। देखें जैसे इंट्रो में कहा कि ब्रेग्जिट साइन हुआ था 31 जनवरी को, जो ये अप टू द 31 दिसंबर तक एक ग्रेस टाइम था कि जो यूरोपियन यहाँ पे हैं या जो ब्रिटिश यूरोप में हैं वो अपने अपने लीगल स्टेटस को एक रेगुलेट कर लें। जो यूरोपियन यहाँ पे हैं उनके पास राइट था कि वो सेटलमेंट या प्री सेटलमेंट कर चले जाएं। तो इसलिए मेक श्योर करें कि जो यूरोपियन या उनके जो डिपेंडेंट हैं या उनके एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर हैं उनके पास 31 दिसंबर तक टाइम है। अगर उन्हें फ्रेश एप्लीकेशन करनी है टू ब्रिंग इन द यूके या यहाँ पे हैं तो उनको इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए ताकि ये ना हो कि मसला बन जाए। तो आप जिन्होंने हमें कॉल किया सराहा उनका शुक्रिया। मुझे इजाज़त, नेक्स्ट ट्यूसडे मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।